बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं अलाइड स्कूल जुबली टाउन कैंपस से मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ की बुक का चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 तक की ग्लॉसरी की तमाम डेफिनेशंस डिस्कस की गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं। Glossary unit number 1. Quadratic equation. An equation which contains the square of unknown variable quantity but no higher power is called a quadratic equation or an equation of second degree. ऐसे equation जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, इससे ग्रेटर ना हो, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है या फिर सेकेंड डिग्री इक्वेशन कहा जाता है। सेकेंड डिग्री इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 हो, ax² + bx + c = 0 दिया हुआ है, जिसपे a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है तो इसका मतलब है ये x 0 हो जाएगा और क्वाड्रेटिक होते ही x² से फिर इसकी वैल्यूज़ ठीक से नहीं आएंगी। देन इसको जर्नल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहा जाता है। a और b वेरिएबल के साथ है, कोफिशिएंट होंगे, और c के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब ये कांस्टेंट होगा। जर्नल और स्टैंडर्ड फॉर्म सेम वही है, ax² + bx + c = 0। इस इक्वेशन को जर्नल और स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। रेसिप्रोकल इक्वेशन कौन सी होती है? एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट रिमेन अनचेंज व्हेन इट इज़ रिप्लेस बाय 1/x, यानी अगर x की जगह 1/x से रिप्लेस कर दिया जाए और इसके बावजूद इक्वेशन में कोई चेंजिंग ना आए तो ऐसे इक्वेशन को रेसिप्रोकल इक्वेशन कहा जाता है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट, यानी जो भी वेरिएबल होता है वो पावर की फॉर्म में आ जाता है। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है। रेडिकल इक्वेशन एंड इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन, ऐसी इक्वेशन, ऐसा एक्सप्रेशन जो कि रेडिकल यानी रूट के साइन के अंदर आ जाए उसे रेडिकल इक्वेशन कहा जाता है। यहाँ तक चैप्टर नंबर 1 की डेफिनेशंस कंप्लीट हो गई हैं। Unit 2. Discriminant. The expression b² - 4ac of quadratic expression ax² + bx + c is called discriminant, यानी कि जैसे कि आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, x² + bx + c = 0 या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसी तरह ये एक्सप्रेशन जो होता है, अगर उसके लिए उसकी नेचर फाइंड करनी होती है किसी भी रूट की, तो उसको फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है b² - 4ac से डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। इससे आसानी से पता चल जाते हैं कि रूट्स के नेचर कौन कौन सी होती है। फिर है क्यूब रूट। क्यूब रूट कौन सा होता है? यूनिटी। 1 का रूट जो है वो 1 ओमेगा और ओमेगा² होता है। तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है इमेजिनरी और रियल। तो 1 रियल है, उसके साथ इमेजिनरी नहीं आ रहा, इसलिए 1 तो कॉम्प्लेक्स हुआ ही नहीं। बाकी दोनों के साथ रियल भी है और इमेजिनरी भी है, तो इस वजह से ठीक है। तो इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स में ओमेगा और ओमेगा² आएगा। देन हमारे पास आती हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1, यानी जो आपके पास 1 ओमेगा ओमेगा² आया, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो वो ओमेगा³ हो जाएगा। और जैसे कि आयोटा² की वैल्यू -1 होती है, इस तरह ओमेगा³ की 1 होती है। फिर है ईच ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, जैसे कि अब इसमें ये होगा कि ये जैसे हमारे पास आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है, ओमेगा है, ओमेगा किसके इक्वल होता है? वो 1/ओमेगा² रेसिप्रोकल है। और इसी तरह ओमेगा² जो है 1/ओमेगा, ये भी रेसिप्रोकल है, दोनों एक दूसरे के। नेक्स्ट आता है इस कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी स्क्वायर ऑफ अदर। इनको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा² में आ जाएगी और ओमेगा² की वैल्यू ओमेगा की फॉर्म में आएगी। नेक्स्ट आता है द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, यानी कि जो भी क्यूब रूट है उन सब को सम ऑफ इन तीनों को ऐड करो तो आंसर 0 आता है। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक अब कैसे निकाले जाते हैं, उसके लिए आपके पास 2 होते हैं, एक सम होता है अल्फ़ा और एक बीटा होता है बी। तो इसमें हमारे पास 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म है, जैसे -b - 4ac की फॉर्म है। तो अल्फ़ा हमारे पास -b आगे प्लस है और बीटा हमारे पास -b और आगे भी माइनस की फॉर्म में आ जाता है।
सम एंड प्रोडक्ट में क्या होता है? द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके सम भी निकाला जाता है और प्रोडक्ट भी होता है। सम कैसे होता है? सम कहा जाता है एक रूट अल्फ़ा होता है, दूसरा रूट बीटा होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास सम हो जाएगा और इसी तरह प्रोडक्ट जो है वो अल्फ़ा बीटा हो जाता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कैसे फाइंड किया जाता है? जो आपके पास कोई भी वही जर्नल फॉर्म इक्वेशन दी होती है, उसमें एक्स और कांस्टेंट टर्म होती है, वेरिएबल इस तरीके से होता है, तो उसके कोफिशिएंट्स यानी -b/a इस तरीके से लिखे हैं तो हमारे पास सम आ जाता है और c/a करके वैल्यू सॉल्व करें तो प्रोडक्ट आ जाता है। सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर दोज फंक्शन इन विच ऑल रूट्स आर इन्वॉल्व अलाइक, यानी इसमें हमारे पास क्या कहा जाता है? सिमेट्रिक का मतलब होता है कि आपके पास जैसे रूट है उनको इंटरचेंज कर दिया जाए, अल्फ़ा को बीटा से, बीटा को इस तरीके से कर दिया जाए और बाद में अल्फ़ा प्लस बीटा करो या बीटा प्लस अल्फ़ा करो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई चेंजिंग नहीं आती। तो रूट्स वैसे के वैसे ही, उनको चेंज करने के बावजूद भी वो वैसे के वैसे ही रह जाए, तो इसे सिमेट्रिक फंक्शंस कहा जाता है। फंक्शंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज, अब उसके बाद क्या किया जाता है? फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जैसे आपने यहाँ से सम हो गया, प्रोडक्ट हो गया, उसको बनाया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसके लिए क्या कहा जाता है? एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब जो वेरिएबल है उसकी सेकंड डिग्री वो होती है, सबसे बड़ी की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होती है, माइनस आगे एस एक्स प्लस पी, एस यानी सम जो निकला होता है उसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई और आगे पी कॉन्स्टेंट टर्म होती है। देन आता है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड। अच्छा, इसमें क्या कहा जाता है? एक पॉलिनोमियल होता है, एक लीनियर डिवाइजर होता है, लीनियर पॉलिनोमियल कह सकते हैं। इसको डिवाइड किया जाता है, ऐसा प्रोसेस जिससे हमें एक रिमाइंडर और एक क्वोशिएंट इसका पता चलता है, वो सिंथेटिक डिवीजन होती है। साइमल्टेनियस इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है? कोई भी दो फंक्शंस होते हैं, दो फंक्शंस को इस फॉर्म में कह दिया जाता है कि आपके पास एक एफ है और एक, यानी कि दो इक्वेशंस होती हैं, दोनों इक्वल टू 0 होती है, उसमें उसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है कि उन दोनों को आपस में सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड कर ली जाती हैं। Unit 3, ratio. A relation between two quantities of same kind is called ratio, यानी कि ऐसी कोई भी क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी जो होती है, सेम काइंड की कोई भी चीज़, उसकी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान इस तरह से रिलेशन के दो डॉटेड फॉर्म आ जाए तो हमारे पास रेशियो होता है। प्रोपोर्शन क्या होता है? जब दो रेशियोज़ को इक्वलेंस करके इस तरीके से करते हैं, उनके दरमियान में इक्वल का साइन आ जाता है और दो रेशियोज़ को इकट्ठा कर दिया जाता है तो वो प्रोपोर्शन बन जाता है। देन आता है डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या कहा जाता है? अगर इफ़ टू क्वांटिटी, इस तरीके से उन दो क्वांटिटीज़ का ताल्लुक हो कि एक को बढ़ाने से दूसरी बढ़े या एक को कम करने से दूसरी कम हो, तो वो डायरेक्ट होता है। इन्वर्स में क्या होता है कि जब एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करे तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो, और अगर दूसरी को डिक्रीज़ करें तो और अगर इस तरीके से किया जाए कि एक को डिक्रीज़ किया जाए तो दूसरी इंक्रीज़ हो, तो इसे इन्वर्स वेरिएशन कहा जाता है। देन आता है थ्योरम। थ्योरम कौन से होते हैं प्रोपोर्शंस के? थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो वो किस तरीके का थ्योरम होता है? एक प्रोपोर्शन की फॉर्म है A/B, C/D। इसमें क्या किया जाता है? A और B को रिप्लेस किया जाता है, यानी A की जगह B और B की जगह A आ जाता है, C की जगह D और D की जगह C आ जाता है। इसे कहते हैं थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। फिर आता है थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो। अल्टरनेट से मतलब समझ आती है कि अल्टरनेट वैल्यूज़ की बात की जा रही है। A/B = C/D, यानी A वाला C के साथ और B वाला D के साथ चेंज होता है, इसे अल्टरनेटो कहते हैं। फिर है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। कंपोनेंडो में क्या किया जाता है? A/B सेम इसी तरीके से, सिर्फ इसमें क्या किया जाता है, जैसे A के साथ सेकेंड नंबर पे B है तो A में B प्लस किया जाएगा, इसी तरह C में D है तो क्या हो जाएगा, फिर पहला वाला इन कंपोनेंट में प्लस किया जाता है, डिवाइडेंड में माइनस किया जाता है। तो क्या करते हैं, जो भी आपके पास A है डिनोमिनेटर को प्लस किया, एज इट इज़ B नीचे लिख दिया, फिर C में डिनोमिनेटर प्लस किया और ऐसे ही नीचे लिख दिया। या तो ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं कि न्यूमिनेटर वैसे ही रहेगा, वो पहले ऐसे लिख दिया, डिनोमिनेटर में प्लस कर रहे हैं, यानी इसमें क्या होता है कि वैल्यूज़ को ऐड किया जाता है। और इसी तरह डिवाइड एंड है, डिवाइड एंड में माइनस किया जाता है।
देन आता है थ्योरम ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेंड। उसमें हमारे पास क्या किया जाता है, जैसे A/B C/D लिखा हुआ है तो क्या करना होता है, सबसे पहले एज इट इज़ A और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में A लिखा जाता है और उसके बाद आपके पास जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो लिखी जाती है। पहले दोनों वैल्यूज़ A नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, फिर B और B ये आ जाएगा। ऊपर वाले के साथ प्लस आता है, नीचे वाले के साथ माइनस आ जाता है। सेम एज इट इज़ वहाँ पे क्या अगला क्या आता है C। पहले दोनों ऊपर नीचे C लिखते हैं, फिर साथ ही D। ऊपर वाले के साथ प्लस आता है, नीचे वाले के साथ माइनस। देन आता है जॉइंट वेरिएशन। जॉइंट वेरिएशन क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन वन और मोर देन वेरिएबल फ्रॉम जॉइंट वेरिएशन। यानी कि इसमें क्या कहा जाता है, जैसे इन्वर्स हो गया या डायरेक्ट हो गया, जब कंबाइन किया जाता है जिसमें 2-3 वेरिएबल इकट्ठे आ जाते हैं, इन सबको इकट्ठा ज्वाइन किया जाता है तो इसे जॉइंट वेरिएशन कहा जाता है। देन आता है के मेथड। के मेथड में क्या होता है, A/B C/D की फॉर्म में दिया होता है, यानी कि उसी तरीके से एक प्रोपोर्शन दी होती है। इसमें से पहले आपको फ्रैक्शन की फॉर्म करनी होती है। A/B C/D जितनी भी रेशियोज दी हैं उन सबको के इक्वल करना होता है। के इक्वल करके एक की, जैसे A/B इक्वल हो जाता है के तो वहाँ से A की वैल्यू निकल आती है, वो क्या होता है KB। इसी तरह C/D को भी के इक्वल C की वैल्यू निकाल के इनको इस तरीके से पुट कर लिया जाता है। अब रेशियोज किसी तरह की भी हो सकती है, यहाँ A/B C/D था, ऐसा भी हो सकता है A/B C/D E/F भी आ सकता है, आगे G/H भी आ सकता है। जितने भी आएंगे जस्ट इतना करना है, उन सबको पहले के इक्वल अलग अलग करना है, वहाँ से एक एक की वैल्यू निकाल के उसे वापस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो आपके पास इजीली आसानी से सॉल्व हो सकता है। नाउ चैप्टर नंबर 4, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन इज एन इंडिकेटेड क्वोशिएंट ऑफ टू नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फ्रैक्शन होता है क्या, या तो कोई भी नंबर जो होते हैं वो डिवीजन की फॉर्म में होते हैं, क्वोशिएंट फॉर्म में होता है, या फिर इसी तरीके से कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है इसे फ्रैक्शन कहा जाता है। देन इक्वेशन। एंड इक्वेशन इज इक्वालिटी बिटवीन। इक्वेशन क्या होता है, कोई भी एक्सप्रेशन होते हैं, कोई भी दो एक्सप्रेशन उनके दरमियान में इक्वल का साइन लगा दिया जाए तो वो इक्वेशन बन जाता है। आइडेंटिटी। एंड आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन विच सेटिस्फाई बाय ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, इसमें क्या कहा जाता है, जैसे आपने कोई क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद इस फॉर्म में सॉल्व किया कि आपके पास इक्वल के दोनों साइड्स एग्जैक्टली सेम हो रही हैं तो उसे आइडेंटिटी कहा जाता है। रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है, ऐसा फ्रैक्शन क्या होता है जो डिनोमिनेटर के फॉर्म होते हैं, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर होता है। पॉलिनोमियल्स की भी बात की जाती है उस तरीके से। यानी अगर इसमें हमारे पास क्या होता है, रैशनल का मतलब होता है कि फ्रैक्शन जो होता है वो इस फॉर्म में आ जाए कि उसकी वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं आना चाहिए तो वो आपके पास रैशनल हो जाता है। प्रॉपर क्या होता है, प्रॉपर का मतलब होता है कि ऐसा फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर में वेरिएबल की पावर लेस होती है डिनोमिनेटर से, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इम्प्रॉपर कौन सा होता है, इम्प्रॉपर में क्या किया जाता है, जिसमें डिनोमिनेटर से ग्रेटर पावर आ जाती है न्यूमरेटर में वेरिएबल की, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन नहीं हो सकती। उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले उसे सिंपली प्रॉपर में कन्वर्ट करना होता है, देन पार्शियल फ्रैक्शन होता है। और पार्शियल फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है एक रिजल्टेंट फ्रैक्शन दिया होता है आपको, लाइक जैसे सपोज ए की फॉर्म में दिया होता है क्वेश्चन, उसको चेंज करना होता है, उसको चेंज करके अलग अलग फैक्टर्स की फॉर्म में लेके चल के सॉल्व करना, उसे पार्शियल फ्रैक्शन कहा जाता है। एक रिजल्टेंट फ्रैक्शन को जो कि कंबाइंड फॉर्म में होता है उसको अलग करके पार्शियल बना के उसको पार्शियल फ्रैक्शन कहा जाता है। यहाँ तक आपका चैप्टर नंबर 4 की डेफिनेशंस कंप्लीट हो गई हैं जी। तो लास्ट यूनिट नंबर 5, सेट। सेट क्या होता है, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। यानी सेट का मतलब होता है आपके पास कोई भी डाटा है, कोई भी किसी तरीके से भी उसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सबको वेल डिफाइंड लाजमी होना चाहिए, तो अगर वो इस तरीके से हैं तो वो सेट बन जाता है। इसी तरह यूनियन का मतलब होता है आपके पास कोई भी दो सेट्स होते हैं, उन दोनों सेट को जब यूनियन करेंगे, लाइक एक सेट है एक बी सेट है, इन दोनों का यूनियन किया तो आपके पास इन दोनों के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो इकट्ठे लिख दिए जाएंगे। फिर इंटरसेक्शन का मतलब है ए पे और वो, यानी कि इसमें इसके
वो इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जो भी दो सेट्स होता है उसमें से जो भी कॉमन है वो लिखना होता है। डिफरेंस का यानी कि जो भी एक ए सेट है एक बी है, इसका डिफरेंस निकालना है। इन दोनों को माइनस करने का मतलब दोनों क्या सेम वैल्यूज़ कट जाएंगी। और अब आंसर की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, अब अगर ए माइनस बी है तो फर्स्ट पे ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो आपने कटिंग कर ली, अगर ए में कुछ बचता है तो फिर वही वाला लिखेंगे, और अगर नहीं बचता तो फाई आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंस हो गया कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि कॉम्प्लीमेंट जिसमें जो यूनिवर्सल सेट में से माइनस किया जाता है। यूनिवर्सल सेट में से माइनस करने का ये यानी आपको यू दिया होगा और वो जो भी नाम है आप इसमें वो होगा, तो जो भी सेम होंगे वो कट जाएंगे और जो बच के वो इसी तरीके से लिखा जाएगा। स्पेसिफिक क्लोज फिगर का मतलब है जॉन मैन ने 1834 से 1923 तक जो रहे उन्होंने उस हिसाब से बनाया था कि यहाँ पे जो रेक्टेंगल है वो रेक्टेंगल शेप जो है वो है यूनिवर्सल सेट की, और जो अंदर सेट्स होते हैं ए बी वो नॉर्मल सेट्स होते हैं। तो क्लोज फिगर में रेक्टेंगल यू के हिसाब से था और बाकी जो है वो आप ए और बी सेट्स जो होते हैं उसके अंदर उसके नंबर्स आ सकते हैं। फिर है स्पेसिफिक ऑर्डर। स्पेसिफिक ऑर्डर यानी कि आपके पास कोई भी पेयर्स होता है उसको इस फॉर्म में लिखना है कि अगर फर्स्ट पे एक है आ रहे हैं तो ए वाले ही आने चाहिए, और बी क्या आ रहा है तो इसका मतलब है बी वाला ही आना चाहिए। उसका ऑर्डर आगे पीछे नहीं कर सकते, मतलब एक्स की जगह में वाई, फाई की जगह एक्स नहीं कर सकती। ऑर्डर पेयर क्या होता है, ऑर्डर पेयर का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी दो, एक ए है और एक बी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, इनके तमाम एंट्रीज लिखती, उसके बाद उसकी जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से देख के लिखा जाएगा कि इसका पेयर किस तरीके से किसका बनता है। तो फर्स्ट पे अगर ए है तो इसका मतलब फर्स्ट वाले सारे एलिमेंट्स ए के होंगे, और सेकंड पे बी है तो इसका मतलब है बी के होंगे। बाइनरी रिलेशन यही चीज़ होती है। बाइनरी रिलेशन में आपका सिंपल उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं और आपके पास उससे रेंज निकाल दी जाती है। और या फिर ये होता है कि उसको किसी चीज़ का नाम या दे दिया जाता है। देन आता है फंक्शन। फंक्शन क्या है, अब आपके पास क्या होता है, फंक्शन का मतलब होता है कि कोई भी दो सेट्स होते हैं उन दोनों के दरमियान में मैपिंग होती है। फंक्शन का मतलब सिंपली ये होता है कि जो एफ यानी फर्स्ट वाला है ए वो एक हिसाब से डोमेन होता है और सेकंड वाला रेंज होता है। तो इसको इस हिसाब से लिखना है, जो डोमेन है उसमें फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन कि एक दो जो डोमेन है उसको देखना होगा कि उसमें से कोई ऐसा नंबर है जो खाली ना बच जाए कि उसकी मैपिंग ना हुई हो। दूसरी बात ये होगी कि उसके साथ कोई दो मैपिंग ना हो जाए। डोमेन वाले में, रेंज की बात नहीं कर रही, को डोमेन में अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो ये फंक्शन कहलाता है। फिर है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड एक्सप्रेशन। डोमेन एफ ऑफ सेटिंग ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, रेंज एफ कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर पेयर, यानी कि आपके पास इसमें क्या हो जाएगा, जितने भी फर्स्ट होते हैं वो पहले ही आते हैं और जितने भी सेकंड होते हैं वो सेकंड नंबर पर ही आते हैं। फिर आता है इनटू फंक्शन। इनटू क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन यानी आपके पास इसी तरीके से दो बनी होंगे, उसके अंदर ए के अंदर ए वाले, बी के अंदर बी वाले, उनकी मैपिंग कर दी। अब उसके हिसाब से वो पूछ रहे हैं कि इनटू है क्या, इफ एट लीस्ट एलिमेंट ऑफ बी इज़ नॉट एन इमेज ऑफ, यानी कि इसमें क्या होता है कि मैपिंग करते वक्त जिस के साथ सेकंड वाले पे मैपिंग हुई है उसे रेंज कहा जाता है, और जिस के साथ मैपिंग नहीं हुई, कुछ बच गया सेकंड वाले पे, तो उसे क्या कहा जाता है, उससे रेंज के हिसाब से, तो वो तो रेंज होगा, उसे कोडोमेन कहा जाता है। और इनटू फंक्शन में क्या किया जाता है, जब मैपिंग किया है तो देखा जाता है कि आपके पास जो रेंज है, रेंज मतलब जिसके साथ मैपिंग किया, और उसके बाद रेंज तो ये हो गया, और सेकंड जो है वो बी सेट, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते, कोई ना कोई एटलीस्ट कोई एक एलिमेंट ज़रूर होता, तो उसमें ये होता है कि अगर तो वो दोनों आपके पास इक्वल ना आए तो वो इनटू फंक्शन होता है। देन आता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में इसी तरीके से एक फंक्शन है, उसके बाद वहाँ पे आपके पास कोई भी दो सेट्स हैं उस पर मैपिंग हो रही है, तो उसे ऑन टू कब कहा जाता है, जब आपके पास
जब दोनों की मैपिंग हो गई, जिस नंबर के साथ सेकंड वाले में मैपिंग हुई है उसे रेंज कहा जाता है वो, और जो टोटल सेट बी के नंबर्स है वो दोनों इक्वल हो जाए तो ऑन टू होता है। देन आता है 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन में सेम फंक्शन है, उसमें ए और बी दोनों की मैपिंग हो रही है, एक के साथ एक की ही होनी चाहिए, अलग अलग ऐसा नहीं हो सकता है कि एक के साथ दो की हो रही है। अगर सिंपली एक एक के साथ एक एक की हो रही है तो इसका मतलब है ये आपके पास 1 1 फंक्शन होता है। फिर आता है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन कब होता है? जब आपके पास कोई भी ऐसा फंक्शन एक 1 1 और ऑन टू हो जाए। ऑन टू और 1 1 का मतलब है एक तो पहले उसकी हर एक के साथ सिंगल मैपिंग हो रही है, और ऑन टू का मतलब है उसकी सेट जो बी वो है एफ वाला सेट है, यानी कि उसमें क्या आ जाता है रेंज और सेट बी ये दोनों इक्वल आ जाए, तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो ये बाइजेक्टिव होता है। फिर आता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? एक कांस्टेंट फंक्शन आपके पास कोई दो सेट्स होते हैं और तब कहा जाता है जब आपके पास एक्स जो होती है यानी कि जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे आपके पास